अब समझते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता ही है कि जनता जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो करती नहीं है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन लेते हैं। यहां पे जो फैक्ट है आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ना एक निर्वाचक मंडल का किया जाता है गठन। इस निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं संसद, और संसद की जब हम बात करते हैं ना तो संसद के कितने सदन है, संसद के हैं 2 सदन, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सदस्य। संसद के सदस्य बोलने का मतलब है संसद के 2 सदन हैं, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन जब सदस्य की बात करते हैं तो कैसे सदस्य, क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो चुनाव जीत कर आते हैं, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं, बिना चुनाव जीते आते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान में रखना है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो चुनाव जीत कर आए हों चाहे वो मनोनीत सदस्य हों, तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ये सभी हिस्सा लेते हैं किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो करंट टाइम पर अगर हम देखें तो लोकसभा के जो सदस्य हैं ना उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी 543। ठीक है, इसी प्रकार से राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं वर्तमान में जो लिमिट है वो हमें क्या देखने को मिलेगी 245। तो सभी सदस्य हिस्सा लेंगे ना, मतलब टोटल कर देंगे अगर तो कितना हो जाएगा 543 प्लस 245 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 788। तो 788 जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा ये सारे के सारे सदस्य हिस्सा लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, आपको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हम देखते हैं कि जनता प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करती, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बट यहां पे जो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होता है, संसद के दोनों सदन के कैसे सदस्य, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में जब बात करते हैं ना तो मनोनीत सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो तो सारे के सारे जो सदस्य हैं ना वो निर्वाचित ही है लोकसभा में, तो 543 हो गए। राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वर्तमान में कितने हैं, 233। 245 तो टोटल मेंबर है, लेकिन आपको पता होगा कि 12 जो सदस्य हैं ना वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन 4 फील्ड से 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। ये 12 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट करेंगे, बट जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की हम बात करते हैं, वहां पे ये 12 सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखें तो संसद के दोनों सदनों के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्यों को मौका दिया जाता है। दूसरा अंतर जो हमको देखने को मिलता है, ये तो भाई केवल इतने लोग वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति में, और भी लोग वोट करेंगे। जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, राज्य की विधानसभा, भाई राज्य में आपको देखने को क्या मिलेगा, राज्य में आपको देखने को मिलता है विधानमंडल। विधानमंडल के 2 सदन है, एक है विधानसभा जो आपको हर राज्य में मिलेगी, दूसरी है विधान परिषद जो आपको केवल इस समय 6 राज्यों में देखने को मिलेगी। कौन कौन से 6 राज्यों में विधानमंडल है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में रखना, राज्य में अगर देखें तो विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा तो सभी राज्यों में है, और जो ध्यान में रखना है कि विधान परिषद अगर हो भी नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। केवल विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो भी कैसे सदस्य हिस्सा लेंगे, निर्वाचित सदस्य, ठीक है।
तो राज्य की विधानसभा के भी कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। एक तरफ देख रहे हैं संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, दूसरी तरफ देख रहे हैं राज्य की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है, वो केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, तो वर्तमान में देखेंगे ना तो 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, एक है दिल्ली, दूसरा है पौंडीचेरी और तीसरा है जम्मू कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ही ऐसे हैं जहां अपनी स्वयं की विधानसभाएं हैं। तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं, वो भी हिस्सा ले सकती है राष्ट्रपति के चुनाव में। और इनके भी कैसे सदस्य हिस्सा लेंगे, निर्वाचित सदस्य। तो ये बनाता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब कि केवल संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा ना, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या क्या अंतर है, इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ना जो हमको समझना है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा के सभी सदस्य 543, राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि 245, ये सभी मिलकर टोटल हो जाता है 788। ये सभी मिलकर मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। चुनाव की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसा कि हमको देखने को मिलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमण मत, जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव भी यही प्रक्रिया यूज होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हम देखते हैं इसी प्रक्रिया का, इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाउ यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा एक अलग सी क्लास में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको समझने में एक पूरी क्लास लगेगी 1 घंटे की। तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल से समझाऊंगा। ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और साथ में हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो भी इसी प्रणाली से होता है ना। तो ये हम एक अलग सी क्लास में डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए आप ध्यान में रखना कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। शॉर्ट में आपको समझाऊं तो लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें या स्थानीय निकाय की बात करें, यहां पर जो चुनाव होता है वो कैसा होता है भाई, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत जाता है चुनाव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता। यहां पर किया जाता है एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान का उपयोग किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। यहां पर क्या होता है ना, जितने भी कैंडिडेट खड़े रहते हैं चुनाव में, सभी को एक वरीयता देनी पड़ती है, प्रेफरेंस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग खड़े हैं ना, एग्जाम्पल ABCD 4 लोग अगर चुनाव में खड़े हैं तो आपको सभी को ना प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी पहली जो पसंद है कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर डी जो है वो राष्ट्रपति बने तो आप अपनी पहली प्रेफरेंस दोगे किसको, डी को। आप चाहते हैं अगर डी राष्ट्रपति नहीं बना तो राष्ट्रपति बन जाए ए, तो आप सेकंड प्रेफरेंस दोगे ए को। इसी प्रकार से थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस आप दोगे बी और सी को। और अगर मान लो ABCDEFG भी अगर खड़े हैं तो उनको भी आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ई को, एफ को, जी को। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं सभी को आपको प्रेफरेंस देना जरूरी होता है। और जिनको फिर हम देखते हैं कुल डाले गए वैध मत का एक निश्चित भाग जब प्राप्त होता है, जो कि एक्चुअल में होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 वोटर्स वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, और वोट की वैल्यू भी मान लेते हैं 100 है, तो कुल वैध मत अगर 100 है तो इसको डिवाइड करेंगे पद की संख्या। पद की संख्या कितनी है, उपराष्ट्रपति के केस में 1 है, इसमें प्लस करेंगे 1, तो टोटल कुल डाले गए वैध मत, ठीक है, हमने कंसीडर किया वैध मत है फॉर एग्जांपल 100 है ना, इसको डिवाइड करेंगे पद की संख्या कितनी है, उपराष्ट्रपति का 1 ही पद है तो 1 हो गया, प्लस करेंगे 1, ठीक है, तो टोटल हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, और जितना भी डेटा हमारे पास आएगा उसमें लास्ट में कर देंगे +1। तो इस केस में अगर 100 को हम एग्जांपल ले तो 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 50, और 50 में प्लस करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 51। तो अगर 100 वोट्स हैं, ठीक है, तो कम से कम 51 वोट मिलना जरूरी है, तब जाके कोई कैंडिडेट जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। सेम चीज हमको देखने को मिलती है राष्ट्रपति के चुनाव में भी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। इस प्रकार से चुनाव प्रणाली संपन्न कराई जाती है। एकल संकरणी मत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट प्राप्त होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर
यहाँ पे 100 वोटर्स हैं, वोट्स की वैल्यू भी 100 है, और ए को मान लेते हैं मिलता है 40 वोट, बी को मिलता है 30 वोट, सी को मिलता है 20 वोट और डी को मिलता है 10 वोट। तो 40 30 70 20 90 और 10 100 हो गए पूरे। यहां पे हम देख रहे हैं कि डी को सबसे कम वोट मिले और 100 वोटर्स है, 100 वोट्स की वैल्यू भी है, और हम देख रहे हैं मिनिमम 51 चाहिए तब जाके कोई कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। यहां पे 40 मिला है जिसको सबसे ज्यादा है, तो अभी भी चुनाव हुआ नहीं है, अभी भी कैंडिडेट ए जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीता नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट प्राप्त हुए, जैसे इस केस में हम बात करते हैं डी, ठीक है, डी को सबसे कम वोट प्राप्त हुआ है तो डी हो जाएगा चुनाव से बाहर, और डी को मिले हुए ये 10 वोट है ना, इनकी फिर देखी जाएगी सेकंड प्रेफरेंस। ये जो 10 लोग हैं जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, इनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है वो देखा जाएगा, और फिर उसको हम प्लस कर देंगे बाकी के कैंडिडेट्स के वोट्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मैंने जैसा बताया आपको काफी लंबा प्रोसेस है, तो एक अलग सी क्लास में हम लोग डिटेल से समझेंगे एकल संक्रमणी मत पद्धति को, है ना। अभी के लिए आप ध्यान में रखना इस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का भी चुनाव, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी इसी पद्धति से किया जाता है। जो ध्यान में आपको रखना है कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद हो गया, या इवन आप ध्यान में रखना उपराष्ट्रपति की भी और राष्ट्रपति के भी, दोनों के अगर चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद की जो सुनवाई है वो केवल और केवल हो सकती है भारत के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। निर्वाचन आयोग इस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा, ध्यान में रखना, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा ना, खास तौर पे जब प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार से फंसाया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो जो सुनवाई है वो केवल और केवल कहां होगी, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो ही अंतिम होगा और मान्य होगा, ठीक है। तो अगर चुनाव में विवाद होता है तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।